बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बहरमन नुमान, आपका वर्डप्रेस डेवलपर मेंटोर। डेवलपमेंट सेशन के सेकंड ट्यूटोरियल की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें हमारे पास आ रहा है सेक्शन, कॉलम, नेस्टेड कॉलम। ये क्या होते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। मैं यहाँ से विंडो को स्विच कर लेता हूँ और विंडो को स्विच करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इस वेबसाइट में हेडर को डेवलप करेंगे। अब हेडर को अगर हम देखें, इसमें टॉप हेडर आ रहा है, फिर उसके बाद बॉटम हेडर आ रहा है और थर्ड नंबर पे हमारा मेन हेडर आ रहा है। तो इन तीन हेडर की कॉम्बिनेशन से एक पेरेंट हेडर बन रहा है और हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम आ जाते हैं वापस एलिमेंटर पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ से ग्लोबल सेटिंग कर ली है और ग्लोबल सेटिंग में एक चीज़ हम मिस कर चुके थे, यहाँ पर हम उसको रिपीट करेंगे। लेआउट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेआउट पर क्लिक करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर डिज़ाइन में एक चीज़ मेंशन की थी, ग्रिड की। अब ग्रिड आपको बता रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 1140 पिक्सल होता है, लेकिन अगर हम 1900 पिक्सल की वेबसाइट को कंसीडर करें तो 1900 पिक्सल की वेबसाइट में इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें। अभी हमारा ग्रिड सेलेक्ट हुआ है 1140 पिक्सल पर और मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ 1400 पिक्सल। 1400 पिक्सल पर सेलेक्ट करने से आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी वेबसाइट की विड्थ बढ़ गई है। और अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद मैं बैक आ जाता हूँ। हमने यहाँ पर ग्रिड की सिलेक्शन कर ली है। ओके, अब हमने जाना है WP एडमिन पर और यहाँ से हमने हेडर की डेवलपमेंट करनी है। हेडर की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि हम पहले फिग्मा के अंदर हेडर में जो मेन्यू यूज़ हो रहा है वो नोट कर लें। मैं आ जाता हूँ फिग्मा डिज़ाइन पर और फिग्मा डिज़ाइन में मेन्यू में होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ये 4 टैब्स यूज़ हो रहे हैं। हम इसको अभी एलिमेंटर में डेवलप करेंगे। अगेन वापस चलते हैं हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आने के बाद हम अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद हम मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन्यू तो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आप एक क्रिएट अ मेन्यू पर क्लिक करेंगे। आप क्रिएट अ मेन्यू पर क्लिक करेंगे और हम एक और मेन्यू बना लेते हैं, मेन्यू 2, और यहाँ पर क्रिएट अ मेन्यू पर क्लिक कर लेंगे। क्रिएट अ मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ मेन्यू की सेटिंग्स आ रही हैं। ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू। आपने इन तीनों को अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद आप आएंगे कस्टम लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हैशटैग डाल देंगे URL में और लिंक में आप होम लिख देंगे। होम लिखने के बाद आप ऐड अ मेन्यू बटन पर 4 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 मेन्यू आ जाएंगे। 5 भी आ गए, 4 जो भी आ गए, आपने फिर इसको 1 बाय 1 एडिट करना है। होम, अबाउट अस, उसके बाद आ जाएंगे हम सर्विसेज पर। क्योंकि ये अभी डिज़ाइन के अंदर हमें 4 ही मेन्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं तो हम इन 4 ही मेन्यूज़ के साथ चलेंगे। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। इन सम केसेस ये होता है कि अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर मॉक बना रहे हो तो हम उसमें फिर 2 मेन्यूज़ का इजाफा और करते हैं जिसमें फैक्ट्स और टेस्टिमोनियल्स भी आ जाते हैं। यहाँ से मैं मेन्यू को सेव करूँगा और सेव करने के बाद आपको दिखा दूँगा कि दोनों मेन्यू अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। इन 2 मेन्यूज़ को हम 2 डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेन्यू 1 हमारे पास कोई ई-कॉमर्स का पेज है, हम उसके लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। इसी मेन्यू 1 में आइटम्स अलग होंगे। मेन्यू 2 हम
स्टैटिक पेजेस जो हमारे हैं उनके ऊपर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमने डिज़ाइन में जो हेडर अवेलेबल था उसकी डेवलपमेंट करनी है, तो उसके दो मेथड्स हैं डेवलप करने के। इन दोनों, आप इसको स्टेप्स भी कह सकते हैं और मेथड भी मैं कह रहा हूँ इसको। तो आप आएंगे एलिमेंटर में, टेम्पलेट्स में सॉरी, और टेम्पलेट्स में आने के बाद एक थीम बिल्डर का सेक्शन है। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और सेकेंडली आपके पास एक शॉर्टकट की भी अवेलेबल है, Ctrl+Shift+E, तो इसके थ्रू भी आप ये डेवलप कर सकते हैं। अभी आपके सामने कस्टमाइजिंग एवरी पार्ट ऑफ योर साइट का एक मेन्यू आ रहा है, जिसमें आप हेडर बना सकते हैं, फुटर बना सकते हैं, और सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट बना सकते हैं, सिंगल पेज का टेम्पलेट बना सकते हैं। आर्काइव बेसिकली वर्डप्रेस का के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका पेज कहलाता है। सर्च रिजल्ट्स है, सर्च रिजल्ट्स का भी आप पेज बना सकते हैं। लूप आइटम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहे हैं, इसे आप जो है ना नोट कर लें, हम लूप आइटम को भी पढ़ेंगे। और 404 का पेज, इन केस कोई पेज आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है तो 404 नॉट फाउंड के पेज में आपने डिस्प्ले में क्या दिखाना है। अभी हम हेडर पर आ जाते हैं और इस पे प्लस पर क्लिक कर लेते हैं। प्लस पर क्लिक करने के बाद ये नया पेज मेरे पास खुल जाएगा, और नया पेज खुलने के बाद हम उसमें एडिटिंग करेंगे। एलिमेंटर यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि आपके पास प्रो वर्जन में कुछ सैम्पल हेडर्स अवेलेबल हैं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस। मैं इसको नेगलेक्ट कर लेता हूँ, और नेगलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लस का आइकन आ रहा है। तो बेसिकली हमारे इस लेक्चर का टॉपिक ही सेक्शंस हैं, कॉलम्स हैं और नेस्टेड कॉलम्स हैं। हमें इन्हीं को कवर करना है, और इन्हीं को कवर करते हुए हमने ये हेडर बनाना है। पहले मैं आपको इस लेक्चर्स के टॉपिक समझा देता हूँ कि सेक्शन क्या होता है, कॉलम क्या होता है और नेस्टेड कॉलम क्या होता है एलिमेंटर के अंदर। यही एक लेक्चर पूरे एलिमेंटर पर इन्हिसार करेगा, तो आपने इसको बहुत गौर से सुनना है। और अगर आपकी समझ में ये जो मैं टॉपिक्स डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ये नहीं आया, तो आप इसको गूगल करें, कुछ भी करें, लेकिन इस टॉपिक को ज़रूर समझें, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट सारी की सारी इन्हीं 3 चीज़ों पर इन्हिसार करती है, जिसमें सेक्शंस हैं, कॉलम्स हैं, नेस्टेड कॉलम्स हैं। मैंने यहाँ लेक्चर के मटेरियल में टेक्स्ट फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड कर दिया है, और इसकी प्रेजेंटेशन में आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले मैं ऐड अ न्यू कंटेनर मारता हूँ यहाँ पर, सही है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंटेनर में एरो डाउन आ रहा है और उसके बाद एरो राइट आ रहा है। तो ये हमारे पास फ्लैक्स बॉक्सेस की सेटिंग है, हमने ये सेटिंग को रिवर्ट करना है। और मैं यहाँ से आ जाता हूँ WP एडमिन पर वापस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको मिस कर लेंगे तो डेवलपमेंट आपकी सारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। मैं यहाँ से आ जाता हूँ एलिमेंटर पर, और एलिमेंटर की सेटिंग्स में आता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद मैं फीचर्स पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रिड कंटेनर का एक एलिमेंट है, हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। प्लस मैं नीचे जाऊँगा, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर का एक एलिमेंट है, मैं इसको भी इनएक्टिव कर देता हूँ। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी रिक्वायर्ड हमें इस पूरी वेबसाइट में नहीं है, तो आप जो है यहाँ से इसको आगे डीएक्टिवेट कर लेंगे। हम अपने डिज़ाइन इन दोनों की मदद से नहीं बनाएंगे, हमने ये डिज़ाइन उन कंटेनर्स में बनाना है जिसमें ये एरो ना हो। तो मैं इन एरो को अभी पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और देखते हैं कि क्या इस पेज में जो सेक्शंस हम बना रहे हैं
वो विदाउट एरो है या विद एरो है। ये पेज हमारे पास यहाँ पर लोड हो गया है। मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लेता हूँ और आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर के सेक्शन में हमारे पास जितने भी ये कॉलम्स शो हो रहे हैं इसमें एरो नहीं आ रहा है। इट्स मीन कि हमने अपनी सेटिंग सेट कर ली है और अब हम इसके बाद हेडर को डेवलप करेंगे। हेडर को डेवलप करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इन टॉपिक्स को थोड़ा ब्रीफली डिफाइन करूँगा कि सेक्शन क्या होता है, कॉलम क्या होता है, नेस्टेड कॉलम क्या होता है। मैं यहाँ से ये कंटेनर सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 बाय 1 का, और सेलेक्ट करने के बाद आपको ये नेविगेशन का एक बटन आ रहा है। बेसिकली ये नेविगेशन के थ्रू हम वेबसाइट में कंटेंट के फ़्लो को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सेक्शन बनाया था, ये सेक्शन हमारे पास आ गया। मैं इसको कोई वो देना चाहूँ, आइडेंटिटी देना चाहूँ, तो डबल क्लिक करके मैं इसको लिख लूँगा हेडर टॉप। अब आप देख रहे हैं कि सेक्शन के अंदर एक कॉलम आ रहा है, सही है, और कॉलम के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। वापस आते हैं हम इधर अपने ट्यूटोरियल के पेज पर। आप देख रहे हैं कि सेक्शन आ रहा है, सेक्शन के अंदर कॉलम आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नेस्टेड कॉलम। तो अगर आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टली कुछ एलिमेंट्स हैं, आप इस कॉलम के थ्रू बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? लेट सपोज़ मैं यहाँ पर सेक्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन के मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें लेआउट है, स्टाइल है और एडवांस है। मैं स्टाइल में आ जाता हूँ और स्टाइल में आने के बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ डार्क, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इसके एडवांस की प्रॉपर्टी में और इसकी पैडिंग को मैं कर लेता हूँ यहाँ से 20 टॉप 20 बॉटम। मैंने चेन तोड़ी और चेन तोड़ने के बाद इसकी मैंने पैडिंग सेट की। अब मुझे अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट डालना है हॉरिजॉन्टली और वो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बेहतर तरीके से आपको उस वक्त समझ में आएगा जब आप ये डिज़ाइन बनाएं। लेट सपोज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास लाइन में 2 एलिमेंट्स हैं, एक इमेज है और उसके बाद पैराग्राफ वगैरह है। तो आप इसको एलिमेंटर के अंदर अगर डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको 2 कॉलम रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ से मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसके कॉलम 1 के अंदर इमेज डाल दूँगा, ठीक है, और कॉलम 2 के अंदर मैं यहाँ पर हेडिंग टेक्स्ट डाल दूँगा। स्टाइल में जाके मैं इसके कलर में कलर चेंज कर लेता हूँ। और नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि हेडिंग राइट अलाइन है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके कंटेंट पर आ जाता हूँ और अलाइनमेंट इसकी राइट अलाइन पर सेट कर देता हूँ, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऐसा सेक्शन आ गया है जिसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टली, लेट सपोज आप ये देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली हमें चेक आइकन्स को 2 लाइनों में बनाना है। अब इसकी डेवलपमेंट एलिमेंटर के अंदर एक कॉलम के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर ये एक कॉलम के अंदर इसकी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम इसकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आइकन लिस्ट, और आइकन लिस्ट के एलिमेंट को मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ आइकन का, और यहाँ से मैं टेक्स्ट के एलिमेंट में आके टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ, सही है। अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, तो डुप्लीकेट करने पे ये वर्टिकली डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है। अब अगर हमें इसको हॉरिजॉन्टली दिखाना है तो हमारे पास इसके बाद एक दूसरा आइटम आ जाता है एलिमेंटर के अंदर, जिसे हम
नेस्टेड कॉलम आम ज़बान में बोलते हैं, लेकिन एलिमेंटर की ज़बान में हम इसे इनर सेक्शन बोलते हैं। आपने नोट किया होगा यहाँ पे कि ये इनर सेक्शन कॉलम के अंदर आया है, और अगर आपने इनर सेक्शन के अंदर कोई और इनर सेक्शन ऐड करना है तो वो नहीं होगा। तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मैं यहाँ से लिख लेता हूँ आइकन लिस्ट, और आइकन लिस्ट लिखने के बाद मैंने इसको आइकन पर जाकर इसका कलर चेंज कर दिया। उसके बाद मैं टेक्स्ट में आता हूँ, टेक्स्ट पर आने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसी एलिमेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पब्लिश कर लेता हूँ। सही है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वर्डप्रेस के अंदर सेक्शन क्या होता है, कॉलम क्या होता है, नेस्टेड कॉलम। लास्ट में थोड़ी सी मैं इसमें मज़ीद आपको ब्रीफ देना चाहूँगा। यहाँ से मैं नेविगेशन बार पर आ जाता हूँ, और नेविगेशन बार पर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने हेडर टॉप लिया था। हेडर टॉप के अंदर मैंने 2 कॉलम्स लिए, ठीक है। कॉलम नंबर 1 के अंदर इमेज आ गई, और कॉलम नंबर 2 के अंदर सबसे पहले हेडिंग आई थी। हेडिंग के नीचे हमने इनर सेक्शन डाला। उसके अंदर 2 कॉलम थे। पहले कॉलम में भी हमने आइकन लिस्ट डाल दिए हैं, और दूसरे कॉलम में भी हमने आइकन लिस्ट डाल दिए हैं। अब जो चीज़ यहाँ पे समझनी है वो ये है कि एलिमेंटर के अंदर हर सिंगल सेक्शन, कॉलम, आइटम्स, एलिमेंट, सबकी सेपरेट सेपरेट स्टाइलिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया हूँ हेडर में, तो हेडर के मेरे पास लेआउट आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, एडवांस प्रॉपर्टीज़ आ रही है। अब मैं आ जाता हूँ कॉलम पे। कॉलम में भी लेआउट आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, और एडवांस प्रॉपर्टीज़ आ रही है। अगर मुझे इस कॉलम के अंदर कलर चेंज करना है, लेट सपोज ब्लू करना है, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम नंबर 1 के अंदर, इसका कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है, उसके बाद स्टाइल शो हो रहा है, उसके बाद एडवांस प्रॉपर्टीज शो हो रही है। आपने स्टडी करना है, पढ़ना है इसको। अगर आप किसी चीज़ की एडिटिंग कर रहे हैं तो आपने इसको पढ़ना है। अगर आप इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने इमेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि इमेज के अंदर स्टाइल में क्या प्रॉपर्टीज़ है। थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़े से गाफिल हो जाते हैं। आपने गाफिल नहीं होना, गौर करना है। और यहाँ से आपने अपने जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। आप आएंगे इसमें, राइट पे लेके जाना है, राइट पे ले जाए, सही है। आपने इसकी विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा दे, हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ा लें, ओपेसिटी रखनी है, ओपेसिटी रख ले, ठीक है। कि आपने इसकी ओपेसिटी क्या रखनी है, ये जो है ना थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए, थोड़ा सा फेड होना चाहिए। कलर चेंज करने हैं, कलर उस इमेज के, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेडियस रखना है इमेज का, आप यहाँ से रख सकते हैं। बॉक्स को थोड़ा शेडो देना है तो आप शेडो भी दे सकते हैं, सही है ना। शेडो हॉरिजॉन्टली कितना होगा, सही है, और शेडो वर्टिकली कितना होगा, तो ये आपका शेडो आ गया, सही है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा पढ़ना है इसको। अब आ जाते हैं हम हेडर डेवलपमेंट पर, और अपने हेडर को डेवलप करते हैं। देखते हैं कि हेडर की डेवलपमेंट कैसे होगी। ये लेक्चर लेंथी तो ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी सालों की मेहनत है, और मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 साल लगाए हैं। इन 5 से 6 सालों को मैं आपको यहाँ पर समराइज़ करके दे रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि कोई भी चीज़ ना छूटे। अगर आप इसको पर्सनली यूट्यूब करके स्टडी करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप डेली इसको कितना टाइम देते हैं। अगर आप डेली 8 घंटे दे रहे हैं तो आपको 6 महीने लगेंगे। अगर आप डेली ये है कि 4 घंटे दे रहे हैं तो आपको साल लग सकता है। लेकिन फिर भी एक हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है, और प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर हाउसेस की जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। और यहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, सही है। अगर आप इसको खुद सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस कोई नहीं है, आपकी डायरेक्शन कोई नहीं है, आपके हाथ में कंपास नहीं है
कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन बस आप जहाँ जा रहे हैं आप वो सीख रहे हैं। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पर और इसको डेवलप करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि टॉप में एक सेक्शन आ रहा है, इसका कलर हमारे पास ये आ रहा है बैकग्राउंड कलर EE F2 F5। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बैकग्राउंड सेक्शन में जाकर मैं यहाँ से नेविगेटर पर क्लिक कर लेता हूँ और नेविगेटर पर क्लिक करने के बाद मैं हेडर टॉप पर क्लिक कर लूँगा। हेडर टॉप पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसकी एडवांस सेटिंग में आऊँगा। मैंने इससे पहले कुछ पैडिंग दी थी, मैं इसको 0 कर देता हूँ, चेन लगा के 0, ठीक है। अच्छा, कंडीशंस को हम एंड में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं, इसमें हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या है कि एक आइकन है और उसके आगे हमारे पास क्लीनिंग कंपनी है। पहले तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने जूम किया था, टेक्स्ट को मैंने सिंपल कॉपी किया है डबल क्लिक करके फिग्मा की फाइल पर आने के बाद। यहाँ से मैं कॉलम एक और ऐड कर देता हूँ ताकि मेरे पास 2 कॉलम हो, और 2 कॉलम ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट ऐड करने के बाद मैं इन बाकी आइकन्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और आइकन लिस्ट के आइटम नंबर 1 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने टेक्स्ट ऐड किया, मेरे पास यहाँ पर आइकन की लाइब्रेरी का बटन शो हो रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इस पर यहाँ टाइप किया लाइक, ठीक है। अगर आपका आइकन थोड़ा बहुत मैच हो रहा है तो आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। डन है, आप देख लें यहाँ पर। इसके बाद डेवलपर ऑप्शंस में आते हैं हम और डेवलपर ऑप्शंस में देखते हैं कि फ़ॉन्ट ये क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये डेवलपर ऑप्शन आपके राइट साइड बार में आपको मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि 14 पिक्सल का ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और फ़ॉन्ट का वेट है 400। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इस आइकन बॉक्स के स्टाइलिंग में आता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ टेक्स्ट में टाइपोग्राफी आ रहा है। मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि 14 पिक्सल और वेट 400। डन है। उसके बाद मैं यहाँ से अगेन कॉलम पर सेलेक्ट करूँगा। आप देख रहे हैं नेस्टेड कॉलम पर मैंने सेलेक्ट किया और कॉलम पर सेलेक्ट करने के बाद मैं लेआउट पर आ जाता हूँ। लेआउट पर आने के बाद यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट आ रही है, तो मैं इसको मिडल कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं मिडल करने के बाद ये सेंटर में आ गया है। और अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये थोड़ा ऊपर चला गया है। मैं यहाँ से इसको मिडल कर लेता हूँ। मिडल करने के बाद मैं अगेन आ जाता हूँ और देखता हूँ कि हेडर टॉप में दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है। तो सेम जो है ये एलिमेंटर में आइकन लिस्ट में जो है डेवलप होगा। और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको सेकंड कॉलम में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर सेकंड कॉलम में ये मुझे शो हो गया है। और शो होने के बाद मैं इसका टेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आइकन पर आ जाऊँगा और आइकन में मैं लिख लूँगा क्लॉक, ठीक है। क्लॉक देख लेते हैं, वहाँ पर क्लॉक थोड़ी सी क्रिएटिव है, यहाँ पर अलग है, सही है। मैं कोई भी क्लॉक यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। लाइट बॉर्डर है इस क्लॉक का, मैंने इसी को ऐड कर लिया है। मैं ये वाली भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रोमिनेंसी आनी चाहिए। दोनों आइकन में प्रोमिनेंसी आ रही है बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट अलाइन है। हमने इसकी अलाइनमेंट अभी सेट करनी है, तो मैं यहाँ पर स्टाइल पर आ जाता हूँ और स्टाइल पर आने के बाद जो आइकन लिस्ट है, सही है, उसकी अलाइनमेंट का एक यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी मेंशन की गई है। मैं इसको अलाइनमेंट राइट पर क्लिक कर लेता हूँ। अलाइनमेंट राइट पर क्लिक करने के बाद मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। कंडीशन लगा दूँगा कि पूरी वेबसाइट पे मुझे ये हेडर टॉप दिखना चाहिए, तो इसकी सेटिंग यहाँ से हो जाएगी।
अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं। मोबाइल होता है, मोबाइल के बाद हमारे पास टैब होता है, और टैब के बाद हमारे पास तीसरा आ जाता है डेस्कटॉप। तो ये रिस्पॉन्सिव मोड में आता हूँ, और रिस्पॉन्सिव मोड में आने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और नेविगेटर को आप थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइकन लिस्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाला आइकन लिस्ट है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको सेंटर कर लेता हूँ। अच्छा, अमूमन यहाँ पर ये होता है कि अगर आप मोबाइल पे कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बाद की चीज़ों पर नहीं पड़ता, मतलब टैबलेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको फिर जो है टैबलेट के ऊपर अलग चेंजेस करनी पड़ेंगी, और आपको डेस्कटॉप के ऊपर अलग चेंजेस करनी पड़ेगी। लेकिन इन सम केसेस ये थोड़ा सा उल्टा भी पड़ जाता है, या तो आपका एलिमेंटर का प्लगइन अपडेट नहीं होता, या अपडेट होता है तो बग्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। बेशक हमने इसको मोबाइल के ऊपर सेंटर अलाइन कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं टैबलेट के ऊपर ये कैसे दिख रहा है। तो बिल्कुल जी, टैबलेट के ऊपर वही जो मैं आपको यहाँ बता रहा था परफेक्ट दिख रहा है। लेफ़्ट अलाइन है, सॉरी, और ये राइट अलाइन है। डन हो गया। मोबाइल के ऊपर मैं इसको देखता हूँ, सेंटर अलाइन हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। आपने इसके बीच में अगर स्पेस कम करना है, और आप देख रहे हैं कि स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आप स्पेस भी कम कर सकते हैं, लेकिन ये हम कोशिश करेंगे कि एंड में इसको कवर करें। हेडर टॉप हमारे पास बन गया है। अब हम आ जाते हैं हेडर बॉटम पर, और आप देख रहे हैं इसमें कि एक हमारे पास ये इमेज यूज़ हो रही है। मैं इस इमेज को यहाँ से क्लिक करके जी, इमेज को मैंने डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेवलपर मोड को मैं बंद कर देता हूँ। जैसे ही डेवलपर मोड को बंद करता हूँ, ये इमेज पर क्लिक करने के बाद जो रेक्टेंगल 2 आप देख रहे हैं, इसमें ये आई का बटन आ रहा है। इस आई के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप्लीट इमेज यहाँ पर सेलेक्ट है। मैं राइट साइड पर आता हूँ, एक्सपोर्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और इसको पीएनजी के फॉर्मेट में मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद हम आ जाएंगे वापस अपने डिज़ाइन के ऊपर, और यहाँ से एक और कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सही है, ये हमने 2 कॉलम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद मैं यहाँ से एलिमेंट्स में आ जाता हूँ, और एलिमेंट्स से मैं यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से इमेज उठाता हूँ, उसको मैं अपलोड कर लूँगा लोगों को, और लोगों को अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट कर दूँगा। अब लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट करने के बाद आप देख रहे हैं लोगो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। हम इसको कोशिश करेंगे कि अमेंडमेंट हो जाए इसकी। अगर हम देखें तो ये लोगो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेक्स्ट से बाहर जा रहा है, सही है। तो हम भी कोशिश करेंगे, और यहाँ पर आप इसकी विड्थ अगर देखें तो 319 पिक्सल इसकी विड्थ आ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ज़्यादा बड़ा नहीं करें, इनफ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड एलिमेंट के ऊपर। सेकंड एलिमेंट को देखेंगे कि इसकी डेवलपमेंट हम किस तरीके से करेंगे। वैसे तो ये आइकन बॉक्स एलिमेंटर का एक विजेट है, उसके थ्रू बन जाएगा। हम आ जाएंगे आइकन बॉक्स पर, और आइकन बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही हम इसके यहाँ पर डिज़ाइन में आ जाएंगे, और डिज़ाइन से अब हम ये वाला एलिमेंट डाउनलोड करेंगे, ये आइकन। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वेक्टर आ रहा है, लेकिन वेक्टर की हायरार्की में उसका पेरेंट एक ग्रुप है। मैं इस ग्रुप को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ, तो ग्रुप में जो है ना वेक्टर सेलेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ से मैंने एसवीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देना है। अगर हम इसको इमेज में कन्वर्ट करें तो इमेज में भी ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको एसवीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे।
या तो ये एसवीजी फॉर्मेट में प्रॉपर आ जाएगा और या तो ये हमारे पास दूसरे फॉर्मेट में प्रॉपर आ जाएगा, इमेज बॉक्स के फॉर्मेट में प्रॉपर आ जाएगा। तो जिसमें प्रॉपर आ रहा है, मैचिंग परफेक्ट बैठ रही है, आपने उसी की तरफ जाना है। अच्छा, अभी इस आइकन बॉक्स में आप स्टाइल देख रहे हैं। इस स्टाइल के सेक्शन में आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट, आइकन की पोजीशन आप क्या रखना चाह रहे हैं, तो मैं इसको बोलूँ कि लेफ़्ट पे रखते हैं। अगेन मैं कंटेंट में आ जाता हूँ और कंटेंट में आप देख रहे हैं कि टाइटल HTML टैग क्या होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से स्पॉन पे सेट कर देता हूँ। तो स्पॉन पे जैसी सेट करूँगा, थोड़ी सी उसकी अलाइनमेंट में खूबसूरती आ गई है। डन हो गया। अगेन मैं स्टाइल में आ जाता हूँ। ये मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने इसको लेफ़्ट अलाइन तो कर दिया, लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट आप क्या रखना चाह रहे हैं। मैं इसको बोलता हूँ कि सेंटर अलाइनमेंट कर दो इसकी, और सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अब मैं आ जाऊँगा अगेन अपने डिज़ाइन में, और यहाँ पर देखूँगा कि मेरे पास उसके बाद ये टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, अब टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से डेवलपर मोड स्विच ऑन कर देता हूँ और डबल क्लिक कर लेता हूँ टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर कंटेंट आ रहा है। मैं इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी कॉपी कर सकता हूँ। डायरेक्ट कॉपी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर टाइटल में ऐड कर देता हूँ, कॉल टू स्केड्यूल योर। सही है, और उसके बाद ये सेकेंड एलिमेंट आ गया, और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं ये ऐड कर देता हूँ। वापस हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर ऐड किया है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 22 है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल है, 400 इसका वेट है, और इसका वेट भी 400 है। एक 14 पिक्सल, एक 22 पिक्सल है। अब हम यहाँ पर आएंगे स्टाइल पर, और स्टाइल पर आने के बाद सबसे पहले हम कंटेंट पर जाएंगे। अब कंटेंट में जो टाइटल है हमारे पास, टाइटल की विड्थ हमने क्या रखी थी, 14, ऐसा ही है, देखते हैं, 14 पिक्सल, और उसके बाद वेट इसका 400। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर 22 था, आई थिंक 22 पिक्सल, वेट हम रख लेते हैं 400। देखते हैं अब 22 पिक्सल, वेट 400, और ये स्केड्यूल पॉपिंग। अच्छा, आप इसमें देख रहे हैं सारे लेटर कैपिटलाइज हैं, तो कैपिटलाइज करने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे टाइटल के टाइपोग्राफी में, और टाइपोग्राफी में आने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, और मैं इसको कर लेता हूँ अपर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो है वो जैसे ही मैंने अपर केस में कन्वर्ट किया, उसकी अलाइनमेंट वगैरह तकरीबन सारी बैठ गई है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अब इसकी जो आइकन बॉक्स है, इसकी अभी हमने पोजीशन सेट करनी है। लेफ़्ट अलाइंड है, लेफ़्ट अलाइन है ये, अभी इसको हमने राइट अलाइन करना है, तो राइट अलाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं कि आपके पास एक एरो आ रहा है कि आप इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँ, तो ये हमारे पास आइकन तकरीबन ड्रैग हो गया है। ठीक है, और इस इमेज को अगर मैं सेट करना चाहता हूँ, तो इमेज भी यहाँ से इसकी विड्थ को मैं थोड़ी कम कर लूँगा, और इसकी पोजीशन भी सेट हो गई। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है हेडर में ये मेन्यू। अब हम इस मेन्यू को डेवलप करेंगे, और मेन्यू को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और एक नया सेक्शन यहाँ पर ऐड करेंगे, और सेक्शन का कलर आप देख रहे हैं कि नेवी ब्लू है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मिडल हेडर आ गया, और उसके बाद बॉटम हेडर आ गया। अब बॉटम हेडर
ये हमारे पास सेक्शन हो गया, 3 अलग अलग सेक्शन में हम इन हेडर्स को डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बॉटम हेडर का सेक्शन आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप इसकी स्टाइल की प्रॉपर्टी में आएंगे और स्टाइल की प्रॉपर्टी पर आने के बाद आप इसके बैकग्राउंड टाइप पर जाएंगे। बैकग्राउंड टाइप पर जाने के बाद मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट करूँगा, कलर आप देख रहे हैं कि सेक्शन के अंदर चेंज हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे इस कॉलम के अंदर हमारे पास कौन कौन से 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, हम इन दोनों एलिमेंट्स को अब यहाँ पर डेवलप करेंगे। एक आ रहा है रिक्वेस्ट अ कोट और दूसरा हमारे पास ये मेन्यू आ रहा है। सबसे पहले हम इस मेन्यू को डेवलप कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और पोजीशन यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रैग करने के बाद मैं आ जाता हूँ इन 6 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ और 6 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद इन 6 डॉट्स को क्लिक करता हूँ और इन 6 डॉट्स को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से मेन्यू टाइप कर लेता हूँ। जैसे ही मैं मेन्यू टाइप करूँगा मेरे पास यहाँ वर्डप्रेस का मेन्यू आ गया है और मेन्यू आने के बाद वो मुझे बता रहा है कि आप जो है इसको हॉरिजॉन्टल लेआउट पे सेट करना चाह रहे हैं, वर्टिकल लेआउट पे, पॉइंटर आपका कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद हम इस मेन्यू का फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल स्टाइल में मेन्यू का टेक्स्ट कलर वाइट है तो हम यहाँ से आएंगे और टेक्स्ट कलर वाइट कर देंगे। फिर मैं इस मेन्यू का फॉन्ट यहाँ से स्टडी करूँगा कि यहाँ पर इसका फॉन्ट क्या आ रहा है। तो 22 पिक्सल और 500 इसका वेट आ रहा है। मैं यहाँ से आ जाता हूँ और इसको वेट इसका मैं कर लेता हूँ 500 और 22 पिक्सल। ठीक है, 22 पिक्सल अगर बड़ा दिख रहा है आपको इस डिज़ाइन से थोड़ा हट के तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बुरा नहीं लग रहा तो आप इसी को फॉलो कर लें। ठीक है, अब हवर करने पे पॉइंटर का कलर क्या होगा, सही है। डिवाइडर का कलर क्या होगा, ड्रॉप डाउन का कलर क्या होगा, सही है। ये एक अलग अलग वो हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंटर के कलर जो है वो आपके पास आ रहा है, बैकग्राउंड इसका वाइट हो जाता है। तो हम यहाँ से आएंगे कंटेंट पर और कंटेंट के पर आने के बाद हम यहाँ पॉइंटर पर सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास ये पॉइंटर कुछ अलग अलग हैं, जैसे कि एक फ्रेम का पॉइंटर है। जैसे ही फ्रेम का पॉइंटर पे क्लिक करेंगे, सही है, हम यहाँ से पॉइंटर के कलर को भी सेट करते हैं, स्टाइल में वापस आते हैं और हवर करने पर पॉइंटर का कलर हम वाइट कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं ब्लू। तो आप देख रहे हैं कि फ्रेम में हमारे पास कलर कुछ इस तरीके से आ रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर हम कस्टम की CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एलिमेंटर के थ्रू हमें मिलें, तो कस्टम CSS भी अप्लाई करने का आपको तरीका बताएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं पॉइंटर बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पर सेट बेटर है। हम वापस आ जाते हैं और यहाँ से हवर पर टेक्स्ट कलर को चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास टेक्स्ट का कलर तो चेंज हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि ये रेडियस इसका तकरीबन 5 आ रहा है। चेक करते हैं एलिमेंटर के अंदर क्या हमें रेडियस का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर दिया है, इसको मैं बॉर्डर रेडियस 5 पर सेट कर लेता हूँ और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें कर्व हमें शो हो रहा है। आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये फ़ॉन्ट तो थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा बड़ा है, तो आप फ़ॉन्ट को यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर ये 22 पिक्सल है हम इसको 20 पिक्सल कर लेते हैं। अगर 20 भी बड़ा लग रहा है आप इसको 18 कर लें, सही है। लेकिन बस आप जो डेवलप कर रहे हैं उसमें खूबसूरती आनी चाहिए। डन है। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद हम आ जाते हैं और देखते हैं कि बॉर्डर रेडियस तो अप्लाई हो गया। अब स्पेस बिटवीन से क्या होगा, सही है। स्पेस बिटवीन इन मेन्यू के बीच में स्पेसेस क्या होगा, सही है। वर्टिकल पैडिंग, सही है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं वर्टिकल पैडिंग। हम इसको कर लेते हैं 10 पर कर लेते हैं, देखते हैं। आई थिंक इनफ है, सही है। आप ये जो डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं इस हिसाब से बिल्कुल इनफ लग रहा है। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल पैडिंग इसको कम नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है 10x10 है। अगर आप इसको 10 कर भी लेते हैं तो मेन्यू जो है ना बहुत छोटी हो जाएगी। मेन्यू छोटी होगी सही है तो काफ़ी अजीब लगेगी। आप हॉरिजॉन्टल पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा दें। डन हो गया। अब ये बीच में आ रहा है कि स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन को हम कैसे एडिट करेंगे। स्पेस बिटवीन को एडिट करने के लिए ही हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पैडिंग को ही यूज़ करेंगे। और अगर आपकी इसकी अलाइनमेंट फिर कंप्लीट कंटेनर के अंदर करनी है तो हम यहाँ से आएंगे कंटेंट के ऊपर, और कंटेंट में आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट की सेटिंग आपने क्या रखनी है। इसको सेंटर रखना है, राइट रखना है, स्पेस बिटवीन रखना है, स्ट्रेच भी बोलते हैं इसको, और या लेफ़्ट रखना है। तो फिलहाल हमने इसको लेफ़्ट रखा है, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एज इट इज़ शो कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें डिज़ाइन में आ जाता है कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर ये एक कार्ड टाइप का आ रहा है और उसके ऊपर रिक्वेस्ट अ कोड लिखा हुआ है। अब हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे और देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिक्वेस्ट अ कोड है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से डेवलपर मोड को ऑफ़ कर देता हूँ। डेवलपर मोड को ऑफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट अ कोड को हाइड कर दूँगा। जैसे ही मैं हाइड करूँगा यहाँ पर ये ग्रुप 5 को मैं देख लेता हूँ और ग्रुप 5 को यहाँ से हाइड करता हूँ। इट्स मीन कि ये बटन कंप्लीट हाइड हो रहा है। और मैं यहाँ से इस बटन को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। पीएनजी के फॉर्मेट में आने के बाद मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। इस बटन की डेवलपमेंट में हम आ जाते हैं और इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इस कॉलम में हम इमेज को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ पर इमेज को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इमेज को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एडवांस प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आप एडवांस प्रॉपर्टीज़ में आएंगे आपने यहाँ से चेन को तोड़ देनी है। जैसे ही चेन को तोड़ेंगे आप इसको मार्जिन -23 पर ले जाएंगे। मार्जिन -23 पर ले जाने के बाद हम यहाँ से एक और एलिमेंट उठा लेते हैं टेक्स्ट का, और टेक्स्ट का एलिमेंट उठाने के बाद हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट क्या था, रिक्वेस्ट अ कोड, और ये सारा कैपिटलाइज है, अपर केस है, सॉरी अपर केस में 20 इसका फॉन्ट साइज है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर लेता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ, और सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद मैं इसका टेक्स्ट 22 पिक्सल पर सेट कर लेता हूँ। 22 पिक्सल पर सेट करने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। अगर वहाँ पर 22 है तो कोई मसला नहीं है। फॉन्ट वेट में इसका 400 पिक्सल कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म इसको अपर केस में कर देता हूँ। डन है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं। आप इसको भी मार्जिन टॉप ले जाएं, और या आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें। तो मैं इसको मार्जिन टॉप ले जाके पहले ट्राई करता हूँ। जी ये परफेक्टली जा रहा है, और मार्जिन टॉप मैं इसको माइनस में सेट करके अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉलम्स के अंदर थोड़ी सी विड्थ का इजाफा हो गया है, और इन विड्थ को अब डायग्नोस करते हैं कि कॉलम की बॉटम विड्थ क्यों ज़्यादा हुई है। सही है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास दो एलिमेंट थे, एक हमारे पास टेक्स्ट था, सेकंड हमारे पास इमेज थी। मैं इसको अगर यहाँ से ज़ीरो भी कर लेता हूँ, इन केस मैंने इसको ज़ीरो किया, यहाँ से भी ज़ीरो किया, उसके बाद मैं स्टाइल में आगे टाइपोग्राफी में जाता हूँ, और लाइन हाइट टाइपोग्राफी में लाइन हाइट में सेट कर लेता हूँ कि भाई लाइन हाइट ज़्यादा नहीं हो। ठीक है। और मैं इस एलिमेंट को एब्सोल्यूट पर ले जाता हूँ। सेट एडवांस में आके पोजीशन एब्सोल्यूट पर मैं इसको ले जाता हूँ। एब्सोल्यूट पर ले जाने के बाद आप देख रहे हैं हाइट में थोड़ी सी कमी आ गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इशू है। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आ जाना है नेविगेशन बार में,
नेविगेशन बार में आने के बाद आपने इमेज को बॉटम से थोड़ा सा उठा लेना है। बॉटम से मैं इसको कर लेता हूँ -20। तो ये हेडर आपका बिल्कुल सेट हो गया। डन है। ऊपर आप देख रहे हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट उठाया था, आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के एलिमेंट को। सही है। और रिक्वेस्ट कोड को आप अगर हम आएंगे एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी में, एडवांस पर आएंगे, एडवांस पर आने के बाद एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी, हम इसको देख लेते हैं कि ऑफसेट में अभी इसकी अलाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। वर्टिकल ओरिएंटेशन, सही है। तो वर्टिकल ओरिएंटेशन इसको हम कर लेते हैं 0। ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा वर्टिकल ओरिएंटेशन पर सेट। डन हो गया। इसके बाद अगेन ये थोड़ा सा एक इशू आ गया, आई थिंक मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। और माइनस पर करने के सॉरी, मैं इन सबको रिवर्ट कर लेता हूँ Ctrl+Z से। और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट के एलिमेंट को सेलेक्ट करके इसको अगर मार्जिन टॉप देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, ताकि ये टेक्स्ट का एलिमेंट बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए। उसके बाद ये इमेज पर दोबारा आता हूँ। इमेज आप देख रहे हैं कि मार्जिन टॉप -23 था, तो मार्जिन बॉटम को -20 कर लेता हूँ और एग्जैक्ट ये यहाँ पर सेट हो गया है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा आ रहा है हमारे पास। अगेन मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में, और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आने के बाद मैं इसकी फॉन्ट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 18 पिक्सल कर लेता हूँ ताकि बुरा नहीं लगे। यहाँ से मैं डिज़ाइन पर स्विच करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि रिक्वेस्ट का कोड बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है, डिज़ाइन के मुताबिक बैठा है। सही है। हम थोड़ी सी इसकी मार्जिन वगैरह देख लेते हैं। मार्जिन थोड़ा 10 पिक्सल का मार्जिन है इसमें। सही है। अब हम आ जाएंगे मिडल हेडर पर, और इसकी हम यहाँ से पैडिंग टॉप 10% वो सेट है, लेकिन पैडिंग बॉटम थोड़ी सी आउट थी, तो हमने यहाँ पर पैडिंग बॉटम को ऐड कर लिया। इस तरीके से हमने ये हेडर डेवलप कर लिया है डेस्कटॉप वर्जन पर। ठीक है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट मंथली में 3 क्लाइंट्स आ रहे हैं, 4 क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आप पहले उसको डेवलप करके देते हैं डिज़ाइन डेस्कटॉप के ऊपर। और डेस्कटॉप पर डिज़ाइन डेवलप करने के बाद आप उसको जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता रिस्पॉन्सिव करके नहीं देते हैं आप। रिस्पॉन्सिव बिल्कुल लास्ट में आती है डेवलपमेंट के। तो यहाँ पर अगर आप बोलें कि इसकी अभी रिस्पॉन्सिवनेस करें, तो रिस्पॉन्सिवनेस में मैं इसकी मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ कि इसकी रिस्पॉन्सिव कैसे होगी। आप आएंगे नेविगेटर पर, ये नेविगेटर है, और नेविगेटर पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप की विंडो आपके पास खुल जाएगी। और इसमें हमारे पास तीनों हेडर्स आ रहे हैं। अगर हम हेडर्स की बात करें तो मोबाइल के लिए हमें बिल्कुल सेपरेट हेडर रिक्वायर्ड है, तो हम इन हेडर्स को हाइड कर लेंगे। मिडल हेडर पे मैंने क्लिक किया पहले, तो मेरे पास ये सेक्शन का लेआउट आ गया। उसके बाद मैं एडवांस पर क्लिक करके इसको मोबाइल पे छुपा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं बॉटम हेडर पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं एडवांस पर आ जाता हूँ। एडवांस पर आने के बाद रिस्पॉन्सिव पर, और रिस्पॉन्सिव में मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको हाइड करूँगा मैं यहाँ रिस्पॉन्सिव मोड में आ जाता हूँ, और रिस्पॉन्सिव मोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं मोबाइल वर्जन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक नया मेन्यू में बनाऊँगा 2 कॉलम्स का। ठीक है। इन 2 कॉलम्स का मेन्यू हम इसको यहाँ से 50-50% पर सेट कर लेते हैं। ठीक है। सॉरी, ये विजेट स्पेस आ गया। 50 दोनों कॉलम्स आप देख रहे हैं 50-50% पर सेट हो गए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे और इमेज के आइटम को ड्रैग करेंगे। जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से हम अपना इमेज लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने इमेज लोगो सेलेक्ट कर लिया है। इमेज लोगो सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें मेन्यू ऐड करेंगे। तो मेन्यू के लिए हम आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मेन्यू। जैसे ही हम मेन्यू पर क्लिक करेंगे वर्डप्रेस का मेन्यू हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा।
अब आपने अगर इसकी स्टाइलिंग करनी है तो आप इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे और टॉगल के बटन पर क्लिक करेंगे। टॉगल का बटन बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये टॉगल का बटन है। हम इसकी स्टाइलिंग में जाते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको ब्लू कर दिया है और ब्लू करने के बाद मैं इसको 20 पिक्सल पर सेलेक्ट कर लेता हूँ या 25 पिक्सल इसकी मैं साइज़ रख लेता हूँ या 30 पिक्सल। आई थिंक 30 पिक्सल इनफ है। बॉर्डर वेट सही है सेलेक्ट करनी है आपने तो आप बॉर्डर वेट दे दें जैसे कि 20 पिक्सल 2 पिक्सल सही है। बॉर्डर वेट भी आप रख सकते हैं। फ़िलहाल हम इसमें बॉर्डर वेट नहीं रखेंगे। बैकग्राउंड कलर है लाइट बैकग्राउंड है। ओके लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। क्लिक करूँगा तो टॉगल बार कैसे आ रहा है। यहाँ पर हम इस पर हावर में आ जाएंगे। हावर का बैकग्राउंड वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं। साइज़ भी इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने इस टॉगल बार में देख रहे हैं कि मेन्यू यहीं पर जो है ना वो शो हो रही है। तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में आ जाता हूँ। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास इसमें जो एलिमेंट्स है मैं उसे स्टडी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास इसमें है डिस्टेंस। आपने क्या रखना है। अच्छा इससे पहले आपने आ जाना है कंटेंट में और कंटेंट में आने के बाद फुल विड्थ का ये शो हो रहा है कि मेन्यू का ड्रॉप डाउन फुल विड्थ पर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब मैंने इसको फुल विड्थ पर रखा है तो आप देख रहे हैं कि मेन्यू फुल विड्थ पर चली गई है और मैं जैसे ही इसको फुल विड्थ से हटा देता हूँ तो मेन्यू यहाँ पर स्टक हो जाती है। अगेन मैं इसको फुल विड्थ पर सेट कर लेता हूँ और फुल विड्थ पर सेट करने के बाद स्टाइल में आऊँगा। स्टाइल में आने के बाद मैं ड्रॉप डाउन पर जाऊँगा। ड्रॉप डाउन पर आने के बाद मैं यहाँ पर डिस्टेंस पर आऊँगा। तो डिस्टेंस में मैं इसकी डिस्टेंस यहाँ पर बता सकूँगा कि मैंने मेन्यू का डिस्टेंस क्या रखना है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हम इसको व्यू करेंगे और व्यू करके देखेंगे कि ये मेन्यू हमारे डेस्कटॉप पर कैसे दिख रहा है मोबाइल पर कैसे दिख रहा है। आपको ये मेन्यू यहाँ पर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने इस मेन्यू को हाइड नहीं किया। तो हम इस मेन्यू को कैसे हाइड करेंगे। डेस्कटॉप वर्जन पर मैंने यहाँ सेक्शन पर क्लिक किया। सेक्शन पर क्लिक करने के बाद मैं रिस्पॉन्सिवनेस में जाता हूँ और इसको बताता हूँ कि भाई इस मेन्यू को डेस्कटॉप पर और टैबलेट पर हाइड कर दो। ओके। अब हम यहाँ से आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं कि मेन्यू डेस्कटॉप पर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन्यू को देख लेते हैं मोबाइल वर्जन में। मोबाइल वर्जन में भी परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ है कि मेन्यू की अलाइनमेंट थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा है लेफ़्ट साइड पर। हम इसको राइट साइड पर लेकर जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस मेन्यू पर अगेन क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं कंटेंट पर और कंटेंट को हम यहाँ से टॉगल अलाइन पर क्लिक करेंगे। टॉगल अलाइन को हम राइट साइड पर धकेल देंगे। ठीक है। इससे मेन्यू जो है ना राइट साइड पर मूव हो जाएगी। और जो कंटेंट अलाइनमेंट आप देख रहे हैं इसमें ये अलाइनमेंट जो है ना मेन्यू के अंदर जो आइटम्स हैं इसकी होगी। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपका इस टास्क में असाइनमेंट ये है कि आपने अभी इसका टैबलेट वर्जन को रिस्पॉन्सिव करना है। अगर आपको इसमें कोई इशू आए तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमने हर हफ्ते में एक सेशन रखा हुआ है कि हम तमाम इश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप अपने इश्यूज़ एक नोट पैड पर नोट कीजिएगा और हमें डिस्कस करते रहिएगा। हम आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे, डेवलपमेंट का तरीका भी बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एक चीज़ जो है आपको बताता चलूँ, जितना आप फोकस करके डेवलपमेंट करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे और उतनी ही आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपका फोकस शॉर्टकट्स में है तो ये शॉर्टकट्स का काम नहीं है। आपको मैंने ये बताया है कि 70,000 to 150,000 ये कोई जोक नहीं है। आप इसको अगर जोक समझ रहे हैं तो ये आप गलतफहमी में हैं। इसको सीरियस नोट पर लें। डेवलपमेंट बहुत लेंदी प्रोसेस है। हमारी ये वीडियो कमोबेश घंटे से ऊपर की हो गई है। सिर्फ हमने एक सेक्शन बनाया है।
हर एक चीज़ को वन बाय वन आपको इस ट्यूटोरियल में डिस्क्राइब करके दिया है। वर्डिंग को इग्नोर कीजिएगा, बहुत सारी गलतियाँ ट्यूटोरियल बनाते हुए हो जाती हैं और ये तो होती भी रहेंगी। हम भी इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन में हमसे मिस्टेक्स कम से कम हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।